वन डायमेंशनल कोलिजन बताया था। अब उसी में एक पार्ट और है, एक क्वेश्चन हमने आप लोगों से पूछा था, आया कि नहीं आया बताइए। पूछा था वाई D2O इज द बेस्ट मॉडरेटर। क्यों ऐसा है कि D2O को हम मॉडरेटर के रूप में यूटिलाइज करते हैं, बाकी दूसरे मटेरियल को क्यों यूटिलाइज नहीं करते, ये था। तो कुछ लगाया आप लोगों ने समझ में नहीं आया? उसी पर है, जो कोलिजन का टॉपिक था उसी पर है। D2O क्या करता है ये बताइए पहले। D2O क्या करता है, जो जब न्यूक्लियर फिजन होता है तो न्यूट्रॉन निकलते हैं, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन, उनकी एनर्जी को कम कर देता है, उनकी एनर्जी को कम कर देता है, और वो फर्दर जो न्यूक्लियर फिजन है वो नहीं कर पाएगा, इतनी कम एनर्जी हो जाती है। तो जो फास्ट मूविंग 3 निकलते हैं, एक अगर न्यूक्लियस का डिकम्पोजिशन होता है, जैसे यूरेनियम है, यूरेनियम 235 है फिजनेबल, तो जब उस पर एक न्यूट्रॉन से बम्बार्डमेंट करते हैं तो उसका डिकम्पोजिशन हो जाता है बेरियम और क्रिप्टॉन में। फिर 3 फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स भी जनरेट होते हैं, अबाउट 190 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जनरेट होता है। तो अगर वो तीनों न्यूट्रॉन फर्दर डिकम्पोज करें तो 3 न्यूक्लियस को फिर डिकम्पोज कर देंगे, न्यूक्लियर फिजन कर देंगे, तो एक एक में 3 जनरेट हो रहा है, तो फिर 9 जनरेट हो जाएंगे, और ये प्रोसेस फिर ज्योमेट्रिक सीरीज में चलने लगती है। तो उसको कहा जाता है अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, उसको कहा गया है अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। अब अगर हम एक न्यूट्रॉन या 2 न्यूट्रॉन को स्लो कर दें, यानी उसकी एनर्जी इतना कम कर दें किसी प्रोसेस से कि वो फर्दर डिकम्पोजिशन ना कर पाए, तो एक ही न्यूट्रॉन फिर डिकम्पोज करेगा। तो हर एक न्यूक्लियस के डिकम्पोजिशन पर जो पहले ज्योमेट्रिक सीरीज में बढ़ रहा था, अब बढ़ेगा नहीं, एक ही फर्दर डिकम्पोजिशन होगा। तो जो एनर्जी बहुत ज्यादा जनरेट होती थी बहुत कम समय में, वो अब कंट्रोल हो जाएगा। तो ऐसे रिएक्शन को कहा गया था कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। वही बता कंट्रोल करने लायक चलिए ठीक है, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ना। आज इतने ही लोग आए थे, कुछ कारण है? नहीं, आज क्यों इतने कम लोग हैं? पेट भी गए थे देने, क्या बच्चे? अच्छा, उसका एक्सप्लेनेशन तो आप लोग नहीं दे पाए ना, उसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है। चलिए हाँ लिख लीजिए, हम बोल दे रहे हैं। लिखिए, इफ ए हैवी न्यूक्लियस, इफ ए हैवी न्यूक्लियस, देखा चल दिया है, bombarded with neutron, the radioactive element decomposes into 2
equal fragments approximately, two equal fragment approximately, and new fast moving neutrons are also generated, which further decompose radioactive nuclei. This process will continue nuclei. This process will continue till the radioactive nuclei present and the reaction is called uncontrolled chain reaction. This can be controlled by using certain moderators like lead Pb, lead ब्रैकेट में लिख लो Pb, ग्रेफाइट D2O etc. But D2O is the best moderator. अब उसी को एक्सप्लेन करना है कि D2O क्यों बेस्ट मॉडरेटर है। D2O में क्या प्रेजेंट है? D2O में क्या प्रेजेंट है? वो होता है ड्यूटीरियम ऑक्साइड, वो है ड्यूटीरियम ऑक्साइड। उसमें है हाइड्रोजन का सेकंड आइसोटोप, फर्स्ट आइसोटोप है प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटीरियम और तीसरा है ट्राइटियम। तो H2O प्रोटियम ऑक्साइड है, D2O ड्यूटीरियम ऑक्साइड है। तो जो D2O है उसी को हैवी वाटर कहते हैं। अब जो उसमें प्रेजेंट है वो है D यानी ड्यूटीरियम, D कैपिटल D लिखा जाता है उसको, वो ड्यूटीरियम एटम है। तो क्या अंतर है दोनों में? प्रोटियम में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, ड्यूटीरियम में एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है कि नहीं। और ट्राइटियम में एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन। तो मास नंबर 3 हो जाता है उसका, दो प्रोटॉन और एक प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन। जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं। अब मान लीजिए हम दो पार्टिकल ले रहे हैं, एक पार्टिकल का मास है m1, पहले पार्टिकल का मान लीजिए मास है m1। अब ये मोशन कर रहा है विथ वेलोसिटी u1,
ये किसी दूसरे पार्टिकल से कोलाइड कर रहा है, इसका मास है m2 और ये इनिशियली मान लीजिए रेस्ट में है। इनिशियली किस में है? रेस्ट में है। तो जब कोलिजन हो जाएगा तो कोलिजन के बाद इनका मोशन होगा अलग अलग वेलोसिटी से। तो हम डिटरमिन कर चुके हैं वन डायमेंशनल कोलिजन, कि नहीं? तो आफ्टर कोलिजन इनकी वेलोसिटीज क्या हो जाएगी? v1 मान लिया, कि नहीं? और दूसरा रेस्ट में था तो हमारे पास v1 क्या था ये बताइए। v1 इक्वल टू कितना था? m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 और प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2। तो u2 क्या है? 0 है। सेकंड पार्टिकल हमने क्या मान लिया है? रेस्ट में है। तो ये हो गया v1 इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1। ये टर्म हो गया 0, कि नहीं? अब इससे एक रिलेशन रेशियो निकाल सकते हैं v1 बाई u1। v1 अपॉन u1 कितना आ जाएगा? m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। एक रेशियो ही आया, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। लिखिए पहले इतना। हो गया? अब देखिए ये हो गया वेलोसिटी रेशियो v1 अपॉन u1। अब फ्रैक्शनल लॉस ऑफ एनर्जी क्या होगी? पहले ये निकालिए, फ्रैक्शनल लॉस ऑफ एनर्जी। डेल्टा, इसको लिखते हैं डेल्टा के बाई के, फ्रैक्शन है ये। अब के क्या है? इनिशियल। और डेल्टा क्या होगा? डेल्टा के इनिशियल माइनस फाइनल या फाइनल माइनस इनिशियल। तो जो ज्यादा होगा उसमें से घटा देंगे कम वाले को। तो के आई माइनस के एफ अपॉन के आई। तो कितना आया ये? एफ इक्वल टू के आई हाफ m1 u1 स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी माइनस हाफ m1 v1 स्क्वायर। v1 है, पहले का ही लिया जा रहा है। अपॉन हाफ m1 u1 स्क्वायर। फर्स्ट पार्टिकल का जो कोलाइड करेगा वो हाफ हाफ और हाफ,
कैंसिल हो जाएगा, सब में m1 है ना। तो यहां आया, देखिए हाफ कॉमन ले लीजिए और ये हो जाएगा m1 भी कॉमन ले लीजिए। m1, अब u1 भी कॉमन ले लीजिए। तो यहां तो u1 है लेकिन यहां नहीं है, तो क्या मिलेगा, ये पूरा 1 हो गया। जब हमने पूरे को कॉमन ले लिया तो ये पूरा टर्म हो गया 1। अब हाफ m1 तो था, तो यहां पर u1 बाहर लिया तो डिवाइड हो जाएगा v1 अपॉन u1, और ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, अपॉन हाफ m1 u1 स्क्वायर, कि नहीं। तो ये पूरा टर्म कैंसिल हो गया आपका। अब आपका टर्म इतना बचा 1 माइनस, अब ये v1 अपॉन u1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, हो जाएगा ना। और वहां पर देखिए v1 अपॉन u1 निकाले हैं कि नहीं, तो वही यहां रख देंगे। तो इधर वाला हटा रहे हैं, ये वाला हटा रहे हैं, इसके जगह पर रखेंगे अभी। देखिए अब वहां रखें तो f इक्वल टू कितना आ गया, f इक्वल टू 1 माइनस, अब इसी का स्क्वायर m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, इसका होल स्क्वायर है कि नहीं, देख लीजिए वहां। अब फिर क्या होगा, ये ऊपर का अलग स्क्वायर है, 1 माइनस m1 माइनस m2, ये स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2, इसका भी स्क्वायर है। तो ये जब आप एलसीएम लेंगे तो नीचे m1 और प्लस m2, इसका स्क्वायर रहेगा, ये यहां चला गया, m1 प्लस m2 का स्क्वायर माइनस m1 माइनस m2 का स्क्वायर। तो ये कितना होगा, a प्लस बी स्क्वायर माइनस a माइनस बी स्क्वायर। तो a प्लस बी का स्क्वायर में क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर माइनस वाले में क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a स्क्वायर और b स्क्वायर कट जाएगा, 2ab यहां बचेगा और यहां माइनस 2ab, तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 4ab, तो यहां आएगा 4m1m2, क्या आ जाएगा 4m1m2। तो ये हो गया 4 टाइम्स m1m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। अब आपका एक रिजल्ट ये निकल के आया, कभी कभी यही पूछा गया है ऑब्जेक्टिव टाइप में कि फ्रैक्शनल लॉस ऑफ एनर्जी कितना होगा अगर इस तरह का कोलिजन है। तो अब इसी से हमारा रिजल्ट आ जाएगा जो हमने दिया था। चलिए यहां तक लिख लीजिए पहले, ये इक्वेशन आपका 2 हो गया। ये केमिस्ट्री में आपको ये नहीं मिलेगा, ये जान लीजिए डेरिवेशन, और वहां आप बता भी नहीं पाएंगे कि क्यों होता है। अभी आपका रिजल्ट तुरंत आ जाएगा कि क्यों D2O हम यूज करते हैं बेस्ट मॉडरेटर के रूप में। यहां तक हो गया, लिख लिया। अब देखिए, अब क्वेश्चन हमारा जो था वो हो जाएगा सॉल्व। अब एक है न्यूट्रॉन, एक पार्टिकल क्या है न्यूट्रॉन, और दूसरा पार्टिकल हम कोई ले ले, जैसे मान लो हमने लेड ले लिया Pb, तब देखिए कितना लॉस ऑफ एनर्जी है फर्स्ट की, न्यूट्रॉन की। तो अगर हम ये कंसीडर कर लें, अब एक एग्जाम्पल ले रहे हैं इसी फार्मूले के लिए,
मान लीजिए यहां से न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट हम कर रहे हैं, तो न्यूट्रॉन के बम्बार्डमेंट में मास कितना है, इसको लिखते हैं 0n1। क्या लिखते हैं? 0n1। अब इससे बम्बार्डमेंट कर रहा है किस पर? मान लीजिए यहां पर जो हम यूज कर रहे हैं मटेरियल वो लेड है, पीबी। तो पीबी में क्या है? एटॉमिक मास। पीबी क्या होता है? 82 206, यही लेड है। मान लीजिए न्यूट्रॉन लेड से कोलाइड कर रहा है, न्यूट्रॉन तो बहुत छोटा है ना, तो M1 कितना हुआ? यहां देखिए M1 1 यूनिट मान ले, न्यूट्रॉन का मास क्या मान ले? 1 यूनिट। तो यहां कितना मास है? कैपिटल M या M2? M2 कितना है? 206 है कि नहीं है भाई? उसका मास नंबर कितना है? 206। उसमें प्रोटॉन है कितने? ये प्रोटॉन है 82, रिमेनिंग क्या है? न्यूट्रॉन्स है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास अप्रोक्सीमेटली सेम होते हैं। तो जब कभी न्यूट्रॉन, मान लीजिए हम लेड मॉडरेटर के रूप में यूज करें, जहां पर फ्यूल हमारा यूरेनियम हो या रेडियम हो या थोरियम हो, उसमें जब हम न्यूक्लियर फिजन कर रहे हो और मॉडरेटर क्या यूज करें? लेड या ग्रेफाइट या और कोई मटेरियल, और ये बहुत हैवी है, ये रेस्ट में है, तो U2 क्या है? 0। तो जब ये इससे कोलाइड कर रहा है, कोलिजन में, इसका कितना फ्रैक्शनल लॉस ऑफ एनर्जी है पहले ये देख लीजिए, कितना हो जाएगा? F, अभी बाद में लिखिएगा, अभी ना लिखिएगा। अब वो है F = 4, M1 के जगह 1 हो गया और M2 के जगह 206 हो गया, अपॉन 1 + 206, 1 + 206 और इसका स्क्वायर हो गया। तो F कितना होगा? आप कैलकुलेट करके निकालिए, जल्दी इसको कैलकुलेट करके निकालो कितना आया। कि हम निकाल दें? हैं? नहीं, 0.00657 स्क्वायर है, नीचे देखिए 1 + 206 का स्क्वायर है। 207 हाँ 207 ही है, उसका स्क्वायर करिए पहले। हाँ 0.019, 0.019 आया, इतना लॉस है केवल। इसका मतलब परसेंटेज कितना लॉस है? लॉस ऑफ परसेंटेज, लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी कितना हो गया? 1.9% ओनली। किसका? न्यूट्रॉन का। ये तो न्यूट्रॉन का ही निकाला जा रहा है, फ्रैक्शनल लॉस ऑफ एनर्जी। तो न्यूट्रॉन की एनर्जी कितनी कम हुई? अबाउट 2%। कितना कम हुआ? अबाउट 2%। अब आप दूसरा एक एग्जाम्पल लीजिए D2O का। तो D2O में ड्यूटेरियम है, जब कोलिजन होगा तो ड्यूटेरियम से कोलिजन होगा, और कहीं आप चाहें तो प्रोटॉन भी ले सकते हैं कि प्रोटॉन से अगर कोलिजन है तब क्या होगा?
अब अगर हम ड्यूटेरियम ले, यहाँ देखिए अब न्यूट्रॉन वही है 0n1, ये कोलाइड कर रहा है ये 1H2 से। ड्यूटेरियम क्या है 1H2, इसी को ड्यूटेरियम कहते हैं। तो जब कोलिजन होगा तब क्या कंडीशन बनेगी, यहां देखिए अब F कितना आया, F इक्वल टू 4 इंटू इसका जो हाईवी होता है उसका मास, तो इसका मास कितना है 2 अपॉन 1 + 2 का स्क्वायर। अब जरा इसको कैलकुलेट करिए कितना आया, 8/9 कितना आ गया 8/9 हुआ। ये अबाउट कितना हो गया, कितना होगा बोलिए, अरे 8 को 9 से डिवाइड करिए, 8 पॉइंट कितना आया 0.889, 0.889। अब देखिए 889 परसेंटेज लॉस कितना हुआ, परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी कितना हो गया 88.9%। किसका, न्यूट्रॉन का। कब, जब ये ड्यूटेरियम से कोलाइड कर रहा है तो कितना स्लो डाउन हो गया, उसकी एनर्जी अबाउट 10% बची। न्यूट्रॉन की एनर्जी कितनी है बची, लगभग 10%, 90% के लगभग लॉस हो गया। और अगर आप प्रोटॉन ले लेंगे तो 100% लॉस हो जाएगा, न्यूट्रॉन रेस्ट में हो आ जाएगा, केवल प्रोटॉन ही मोशन करेगा कि नहीं। पीछे तो था ना मास अगर सेम हो जाते तब क्या होता, वो इंटरचेंज कर लेते हैं, पीछे डिस्कस किया था। तो अब कौन सा, ये न्यूट्रॉन वही है, यहां पर हमने हैवी वाटर यूज किया तो उसमें है ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम से जब न्यूट्रॉन का कोलिजन होगा तो उसकी 88.9 या अबाउट 90% एनर्जी लॉस हो गई। अब केवल 10% एनर्जी बची तो उसकी स्पीड बहुत कम हो गई। अब वो दूसरे न्यूक्लियस को डिकम्पोज नहीं कर पाएगा। और पहले जब हम लेड ले रहे थे, वही न्यूट्रॉन है, जब लेड लिया था मॉडरेटर के रूप में तब केवल 2% एनर्जी, 98% एनर्जी उसके पास है। तो अभी इतना सफिशिएंट एनर्जी है कि वो फर्दर फ्यूजन कर सकेगा। अब क्लियर हो गया, ये है रिजल्ट। अगर प्रोटॉन है, हाँ प्रोटियम होगा तो 100% एनर्जी लॉस हो जाएगी। इसका मतलब न्यूट्रॉन रेस्ट में हो जाएगा, फिर वो डिकम्पोज नहीं कर पाएगा। तो ये दो एग्जाम्पल हमने लिए, एक लेड ले लिया और दूसरा लिया है ड्यूटेरियम। तो पहले केस में लॉस ऑफ एनर्जी ओनली 2% है, अबाउट 2%, और दूसरे केस में लॉस ऑफ एनर्जी अबाउट 90% है। इसीलिए D2O इज द बेस्ट मॉडरेटर। केमिस्ट्री में इसका कैलकुलेशन नहीं है, वहां केवल हम बता देते हैं कि D2O क्यों बेस्ट मॉडरेटर है, ये नहीं, D2O बेस्ट मॉडरेटर है बस यही बताया जाता है, क्यों है ऐसा कुछ नहीं बताया गया। चलिए, हाँ तो यहाँ वो वाला सिस्टम है, जैसे ये फर्स्ट एग्जांपल में लेड का मास बहुत ज्यादा है, हाँ, 2% अपना एनर्जी लॉस करेगा न्यूट्रॉन का, न्यूट्रॉन अपना 2% एनर्जी उससे टक्कर में लॉस करेगा। तो इसका मतलब 98% उतनी ही देगा आपको। नहीं 2% देगा जितना उसका लाभ हुआ वो किसको दिया, किसको गेन होगा, वही लेड को गेन होगा। तो लेड का मोशन नहीं होगा अप्रॉक्सीमेट। तो इसका मतलब मैं बोल रहा हूँ 98% के साथ वापस आएगा, रिबाउंड नहीं होगा। अभी जब कोलाइड करेगा वो न्यूट्रॉन तो उसके पास 98% एनर्जी बची है, वो उससे कोलिजन करने के बाद वो किसी और डायरेक्शन में जाकर के दूसरे न्यूक्लियस को फिर डिकम्पोज कर देगा। तो न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस रुकेगा नहीं, चलता रहेगा। 2% लॉस करते अरे तो जो एक डिकम्पोज, मान लो हमारे पास 3 जनरेट हुए और तीनों फिर से न्यूक्लियर फ्यूजन कर दिए
तो क्या फर्क पड़ेगा, तब तो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन ही चलता रहेगा, रुकेगा नहीं कंट्रोल। और जब ये है तब उस केस में तो कंट्रोल होगा, जिसकी एनर्जी बहुत कम होगी वो बिल्कुल डिकम्पोजिशन फर्दर नहीं कर पाएगा। तो उसमें कुछ इस तरह का सिस्टम होता है कि कुछ ही न्यूट्रॉन डिकम्पोज कर पाए, बाकी सब डिकम्पोज न कर पाए, इस तरह का अरेंजमेंट होता है उसमें, तभी वो चेन रिएक्शन कंट्रोल्ड रहता है। क्लियर, अब समझ में आ गया? तो ये है। दूसरा इसमें हमने बताया था, एक तो इलास्टिक कोलिजन है, वन डायमेंशनल है ना, वन डायमेंशनल इनइलास्टिक कोलिजन भी है। वो क्या है, जो कोलाइडिंग बॉडी है अगर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है तो दो कोलाइडिंग बॉडी एक में मर्ज हो जाते हैं, दे स्टिक टूगेदर। तो मान लीजिए हम वन डायमेंशनल इनइलास्टिक कोलिजन की बात करें, वन डायमेंशनल लिख लीजिए, वन डायमेंशनल इनइलास्टिक कोलिजन, वन डायमेंशनल इनइलास्टिक कोलिजन। अब ये है m1 u1, ये है मास m2, इसकी वेलोसिटी है u2। ये आप कोलाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे में मर्ज हो गई, तो मास हो गया m1 प्लस m2। अब ये दोनों एक ही वेलोसिटी से मोशन करेंगे। जब एक में मर्ज हो गए, जैसे कोई वुडन ब्लॉक है उस पर कोई बुलेट फायर किया गया, गोली मार दागा गया, तो वुड में वो क्या हो जाएगा, इम्बेडिंग हो जाएगी, उसकी पेनिट्रेट करके कुछ अंदर तक जाएगा, और फिर जो बुलेट है और प्लस वुड ब्लॉक वो दोनों एक साथ मोशन करेंगे। या छोटी जैसे गीली मिट्टी है, गीली मिट्टी की गोली में एक मान लीजिए आयरन ब्लॉक से हमने उसको आयरन के छर्रे से उसको हिट किया तो उसमें धंस जाएगा और दोनों एक साथ मोशन करेंगे। अगर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है तब ये होगा। लिखिए, इन परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, इन परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन body stick together, body stick together and moving with same velocity then by law of conservation of linear momentum, ये होगा देखिए m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v। अब यहां से v आप निकाल लीजिए, v इक्वल टू क्या हो गया, m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, एक इक्वेशन ये बन जाएगा। न्यूमेरिकल सॉल्व करना इसमें बहुत आसान हो जाएगा, और बहुत बड़े न्यूमेरिकल होंगे नहीं, ऑब्जेक्टिव टाइप में छोटे ही रहेंगे। तो अब बाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या आएगा, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1 प्लस m2 इंटू v स्क्वायर, नहीं। अब ये इसी को इक्वेशन 2 को 1 को सॉल्व करेंगे। देखिए हाफ 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 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, कैंसिल होगा, और यहाँ v की वैल्यू रख लेंगे यहाँ से, और फिर इसको सॉल्व करके कैपिटल V
डिटरमिन हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल लगाओगे तो लंबा आएगा ही। यहाँ पर ये जो पोर्शन सॉल्व करोगे तो स्क्वायर करना पड़ेगा इसका ना, फिर सॉल्व करके v की वैल्यू आ जाएगी। अगर हमें न्यूमेरिकल दिया रहेगा तो ये और छोटे में आ जाएगा। तो न्यूमेरिकल में क्योंकि मास दिया रहेगा, वेलोसिटी दी रहेगी, सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। तो यही दोनों इक्वेशन लिख लीजिए, फिर बाद में इन्हीं दोनों से हम जो भी रिजल्ट पूछा गया होगा उसको डिटरमिन कर लेंगे। और इसमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बताया था, कितना होता है? 0। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 है। और वो होता क्या है? E इक्वल टू माइनस V2 माइनस V1 अपान U2 माइनस U1। तो उसको V2 माइनस V1 को कहते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। उसका निगेटिव रहता है। क्या रहता है? निगेटिव। नीचे वाले को अगर बदल देंगे तो प्लस कर सकते हैं कि नहीं? तो इसमें वो 0 रहेगा। इसमें क्या रहेगा? वो 0 रहता है। अब एक और है, ये तो है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन और वन डायमेंशनल। दूसरा एक दो और पार्ट है, 2 डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन एंड इनइलास्टिक कोलिजन। तो वो ऑब्जेक्टिव टाइप में वो सब क्वेश्चन बहुत कम है, कभी पूछा भी नहीं गया है ना, केवल 1 डायमेंशनल तक ही सीमित रहता है। नहीं तो क्या करेंगे? वेलोसिटी को रिजॉल्व करेंगे अलोंग नॉर्मल डायरेक्शन और टेंजेंशियल डायरेक्शन, या एक्सियल और परपेंडिकुलर उसको लिखें। तो वेलोसिटी के 4 कंपोनेंट्स आ जाएंगे, है ना। मान लो हमने पहले लिया एक ही डायरेक्शन में, बाद में तो अलग अलग डायरेक्शन में मोशन होगा, तो उनको रिजॉल्व कर लेंगे। जिस तरफ एंगल लेते हैं उधर कॉस कंपोनेंट और उसके परपेंडिकुलर साइन कंपोनेंट। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आया तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, 3 इक्वेशन बनेंगे और उसको 4 अननोन है। इक्वेशन कितने बनेंगे? 3। अननोन कितने होंगे? 4। तो 3 इक्वेशन से 4 अननोन नहीं होगा। कोई एक रिजल्ट और दिया रहता तब सॉल्व कर लीजिए, लेकिन वो आप कर सकते हैं अगर दिया है तब, लेकिन वो रहता नहीं है तो उसको अभी हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो अब इसमें न्यूमेरिकल्स हैं। न्यूमेरिकल्स कुछ कंसीडर भी किया था। एक न्यूमेरिकल कोई पूछ रहा था, तुम पूछ रही थी, क्या पूछी थी उस दिन? बुक नहीं लाई हो? 1 मिनट रुकिए, देखे हमारे उसमें होगा तब बता देंगे। एनसीईआरटी में है। एक मिनट है क्वेश्चन, ठीक है, जरा इस क्वेश्चन को लिखिए। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया कंपटीशन में, लिखिए। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 kg पार्टिकल, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 kg पार्टिकल। अब इसमें लिखा नहीं है लेकिन पूछा गया है क्वेश्चन है। 1 kg पार्टिकल फ्री टू मूव along the x-axis, is given by अब ये दिया है, देखिए इक्वेशन, ux इक्वल टू x टू द पावर 4/4 माइनस x स्क्वायर बाई 2 जूल। ये एनर्जी है, यही था ना? हाँ यही क्वेश्चन था, ठीक। द टोटल मैकेनिकल एनर्जी
द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज 2 जूल, देन maximum speed in meter per second, maximum speed in meter per second is, अब 4 ऑप्शन दिए हैं, मैं लिख दे रहा हूं। पहला ऑप्शन है 3/√2, दूसरा ऑप्शन बी √2, तीसरा ऑप्शन 1/√2, चौथा ऑप्शन 2। अभी ये क्वेश्चन है, ये एक बार पूछा गया क्वेश्चन है, जेईई मेंस में आया था, तो इसकी डेप्थ बहुत अच्छी है, हो सकता है आप अपने से नहीं लगा पाओ। ये कंसेप्ट है, क्वेश्चन ये है कि जो पार्टिकल मोशन कर रहा है उसकी पोटेंशियल एनर्जी एक्स पर डिपेंड कर रहा है। ux का मतलब डिपेंडिंग ऑन x, x टू द पावर 4/4 माइनस x²/2, इतनी जूल एनर्जी है। तो इसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी 2 जूल है। तो मैक्सिमम स्पीड पूछा है, क्या पूछा है? इसकी स्पीड। एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, तब आपको लगेगा क्या इसमें करना है। पूछा था द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 kg पार्टिकल, तो मास तो 1 kg है, कुछ मास का कोई इसमें वो नहीं है। पार्टिकल फ्री टू मूव अलोंग द एक्स एक्सिस इज गिवन बाय दिस, इसका मतलब एक्स पर डिपेंडेंट है वो। द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज 2 जूल, देन मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड कब होगा? जब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो। मैक्सिमम स्पीड कब होगा? जब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो। इसका मतलब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी हो। नहीं, कोई जरूरी नहीं है जीरो हो, कोई जरूरी नहीं है जीरो हो। पोटेंशियल एनर्जी में भी पॉजिटिव, में भी निगेटिव, में भी जीरो, तीनों हो सकता है ना। काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होगा या जीरो होगा, तो ये चेक करना पड़ेगा कि कब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, यानी कब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा। क्योंकि ये कंपटीशन में पूछा है तो इतना हल्का क्वेश्चन नहीं रहता। अब देखिए, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। U इक्वल टू ये है, U इक्वल टू या ux लिखा है, यानी डिपेंड कर रहा है x पर, x टू द पावर 4/4 माइनस x टू द पावर 2/2। ये है पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी जब मिनिमम होगा तब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा। तो ये बड़ा कंसेप्ट है मैथमेटिक्स में, जिसको कहते हैं मैक्सिमा मिनिमा। क्या होता है इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो। मैक्सिमा मिनिमा में क्या करते हैं? फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? पहला डिफरेंशियल जीरो होना चाहिए, और दूसरा डिफरेंशियल अगर निगेटिव है किसी सर्टेन पॉइंट पर जो पहले से डिटरमिन होगा, अगर निगेटिव है तो मैक्सिमा, पॉजिटिव है तब मिनिमा, और जीरो है तो ना तो मैक्सिमा होगा ना तो मिनिमा होगा। नहीं तो हम लिख लेते हैं x इक्वल टू 0 पर मिनिमम हो जाएगा। x इक्वल टू 0 पर जीरो तो होगा, मिनिमम होगा ये जरूरी नहीं है। तो क्या निकालना पड़ेगा? हमें निकालना है du/dx, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशियल का फार्मूला x टू द पावर n का है, n x टू द पावर n माइनस 1, यही होता है ना। तो यहां हो गया, देखिए 4, क्या है 4x³ 4, ये 4 तो ऑलरेडी था। डिफरेंशियल x टू द पावर 4 का कितना हुआ?
4x³ फिर माइनस 2x/2, 4 कैंसिल हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया x³ माइनस x स्क्वायर, x कॉमन ले लो तो x² माइनस 1, दूसरा भी निकाल लें d2u/dx²। एक बार और डिफरेंशिएट करें तो इसी का ऊपर वाले का कर लें। अब तुम बताओ कितना आया? √2 कभी नहीं आएगा, अभी देखते हैं लगा करके। पहला ऑप्शन होगा, अभी बताऊंगा इसमें क्या इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, क्यों पूछा गया ये। तो जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? 3x² माइनस 1 है ना। फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमा ये होता है, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा du/dx 0 होना चाहिए। तो अगर ये 0 है तो ये क्या है? देखिए x² माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x या तो 0 होगा, इसमें दो पार्ट है, पहला x इक्वल टू 0 और दूसरा x² माइनस 1 इक्वल टू 0। अगर x² माइनस 1 0 है तो x² इक्वल टू 1 है, तो x इक्वल टू है प्लस माइनस 1, प्लस 1 और दोनों रहेगा। तो ये रिजल्ट आया मैक्सिमा और मिनिमा के लिए। तो x इक्वल टू 0 पर ये रिजल्ट क्या आ गया? अब यहां देखिए लिख रहे हैं एट x इक्वल टू 0 d2u/dx² क्या हो जाएगा? -1। क्या हो जाएगा? -1। तो -1 माने मैक्सिमा, क्या ये ग्रेट लेस देन 0, तो मिनिमम नहीं है, ये क्या है? ये मैक्स है x इक्वल टू 0 पर। अभी नहीं आएगा, वो कंसेप्ट दूसरा है। निगेटिव होगा तब मैक्सिमम रहेगा, पॉजिटिव होगा तब मिनिमम रहेगा। तब तो 0 आ जाएगा। यहाँ देखो ना, 0 पुट करोगे 0 आ जाएगी। इसमें ही तो रखना रहेगा पोटेंशियल एनर्जी, यहां नहीं रखना है, बाद में यही रखना है एनर्जी निकालने के लिए। देखेंगे किस पॉइंट पर मिनिमम है और किस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर मैक्सिमम है। अब x इक्वल टू 1 लो, एट x इक्वल टू या तो प्लस या -1, क्योंकि स्क्वायर यहां देखो इसी में रखना है। तो d2u/dx², इसको ऐसे ही पढ़ा जाता है। कितना आएगा? -1 रखोगे तब भी 1 आ जाएगा, तो 3 - 1 2, और +1 रखोगे तब भी क्या आएगा? 2, तो ये आया 2। और ये क्या है? ग्रेटर देन 0, तो यही है मिनिमा। क्या होगा? कहां मिनिमा है? एट x इक्वल टू +1 और -1, 0 पर नहीं है। तो अब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी निकालिए। देन मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 1 रखेंगे, चाहे प्लस चाहे माइनस, दोनों का रिजल्ट एक ही है। तो ये आएगा 1²/4 यानी 1 -1²/2, तो 1/4 -1/2 कितना आ जाएगा? 4 एलसीएम हुआ, तो यहां हुआ 1 - 2, तो -1/4, ये हो गया -1/, ये आई मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। देखिए यही बताया था, वैसे नहीं आ जाता, निगेटिव है। अब अगर मान लो x इक्वल टू 0 रख लेते तो 0 आता, 0 मिनिमम थोड़ा हुआ। अब अगर वहां 0 रखते, अब देखिए आगे क्या है, ये दिया हुआ है मैकेनिकल एनर्जी
इक्वल टू कितना है 2 जूल। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो ये है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 2 जूल। अब पोटेंशियल कितना आया -1/4, तो ये हो गया -1/4 प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 2। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई, अब ये मैक्सिमम हो जाएगा 2 + 1/4, तो कितना हो गया 9/4। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी और ये मैक्सिमम हो गया। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी से ज्यादा है क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव है। अब इसी को हाफ एम, अब यहां लिख रहा हूं, फिर काइनेटिक एनर्जी होता क्या है, हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर। अब ये हो गया 9/4। अब इसको 2 यहीं काट दो, देखो ये 2 कट गया तो यहाँ 2 आ गया। और एम कितना है 1 kg, तो ये है 1 × वी मैक्स स्क्वायर इक्वल टू 9/2। तो वी मैक्स कितना हुआ, इसी का स्क्वायर रूट 9/2, तो 3/√2 मीटर पर सेकेंड। अब देखो ऑप्शन पहला है ना, देख लीजिए कितनी डेप्थ है, क्वेश्चन में देखिए डेप्थ कितनी है। और ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा गया क्वेश्चन है। यही इसीलिए नहीं पूछा था वो। अगर मान लो x = 0 रखते तो यहां क्या आ जाता, निकाल के देख लो, तब तो 2 जूल ही रहता। अगर u 0 रखते तो काइनेटिक एनर्जी 2 जूल ही रहता, तो हाफ v स्क्वायर 2 जूल है तो 2 आता, और 2 भी ऑप्शन में है, 2 भी ऑप्शन है, यही है। देखिए ये कंसेप्ट आपको समझना रहेगा, कंपटीशन में डेप्थ बहुत रहती है, फिर कहां से पूछा गया वो। एक क्वेश्चन और पूछ रही थी कुछ, बुक लेके आना चाहिए जब क्लास हो, अब तो न्यूमेरिकल का ही क्लास है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, सब लोगों को नहीं आएगा, ये वाला करना है मेन पार्ट, मैक्सिमा और मिनिमा का। हाँ अभी जब हम बताएंगे प्लेनेटरी मोशन, वहां डिस्कस करेंगे, वहां दुगना होता है। क्यों, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ gmm/r होता है, हाफ, और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल -gmm/r होता है, तो दुगना नहीं है, हाँ डबल है वो, क्योंकि वो निगेटिव है, इसीलिए तो बाउंड है। हमने बताया तो था जब हमने थ्योरी डिस्कस किया था, तो एक पार्ट बताया था कि जिसमें पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव हो जाती है और टोटल एनर्जी भी निगेटिव है, तो वही बाउंड सिस्टम कहलाता है। प्लेनेटरी मोशन, सैटेलाइट का मोशन अराउंड द प्लेनेट, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, ये बाउंड सिस्टम होते हैं। अगर एनर्जी निगेटिव ना होती तो बाउंड नहीं रहता, और जितनी निगेटिव वैल्यू है वही उसकी पॉजिटिव वैल्यू होता है बाइंडिंग एनर्जी। उतनी एनर्जी जब प्रोवाइड करते हैं तो वो एस्केप कर जाता है, छोड़ करके ऑर्बिट को बाहर चला जाता है। ये सब अगले टॉपिक में पढ़ाएंगे, हमने यहाँ पर भी बता दिया उन सब कि नहीं, इस टॉपिक में भी हमने सब डिस्कस कर लिया था। इसीलिए और कुछ पूछ रहे हो, बताओ, आप बताओ, कुछ पूछ रही हो? कौन सा है? 72। ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम मूविंग हॉरिजॉन्टली विथ ए वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकंड स्ट्राइक्स ए वुडन ब्लॉक। हाँ देखिए वही आ गया अभी जो बताया था, है ना। अब ये देखिए, लिखिए क्वेश्चन, लिखिए ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, लिख लो सब लोग। अब ये लिखा
उसी में लिखा हुआ क्वेश्चन प्रूफ है। हाँ, नीट 16 में आया, नीट सेकंड 16 में देखिए, ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम मूविंग हॉरिजॉन्टली विथ ए वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकंड, with a velocity of 400 meter per second strikes a wooden block of mass 2 kg which is suspended by light inextensible string, which is suspended by light, हल्का light inextensible, जो लंबाई में ना बढ़े, inextensible string of length 5 meter as a result the center of gravity of the block wooden block is found to rise vertical distance of 10 centimeter, speed of the bullet after it emerges out horizontally from the block will be पहला लिखिए 100 मीटर पर सेकंड, दूसरा 80 मीटर पर सेकंड, तीसरा 120 मीटर पर सेकंड, चौथा 160 मीटर पर सेकंड। अब बताइए इसमें क्या करना है और कैसे लगाएंगे। अब दिया मास ऑफ बुलेट, देख लीजिए मास ऑफ बुलेट 10 ग्राम है ना, और इनिशियल स्पीड 400 मीटर पर सेकंड है। मास ऑफ ब्लॉक है 2 kg, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 5 मीटर जिससे वो सस्पेंडेड है, उससे कोई मतलब रहेगा नहीं वैसे, और स्पीड ऑफ बुलेट पूछा है। हाँ, आफ्टर कोलिजन
सकते 10 सेंटीमीटर उसका भी है, वर्टिकल डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर ऊपर जाता है भाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगेगा। ऐसे हुआ, ये देख लो, ऐसे है, जरा ध्यान दीजिए, यहां से एक वुडन ब्लॉक लगता हुआ है, इसका मास मान लो कैपिटल एम है, ये 2 kg का है। अब इस पर एक बुलेट फायर किया गया है, मास बहुत कम है, ये है बुलेट, मास कितना है, इसको स्मॉल एम ले लो, 10 ग्राम है, तो 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 kg कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 2 kg। और ये किस स्पीड से इससे कोलाइड कर रहा है, उसको मान लो u 400 मीटर पर सेकेंड। तो जब कोलिजन होता है तो बिफोर कोलिजन टोटल एनर्जी क्या है, आफ्टर कोलिजन टोटल एनर्जी क्या है। बिफोर कोलिजन क्या होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी है और हॉरिजॉन्टल मोशन है, पोटेंशियल एनर्जी 0 ले लो कि नहीं, पोटेंशियल एनर्जी क्या ले लेंगे, 0। जब कोलिजन हुआ तब ये इतना ऊपर आ गया, यहां देखिए, यहां ये कितनी हाइट रेज किया, कितनी हाइट रेज किया भाई, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया ये, 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर, तो ये 10 टू द पावर माइनस 1 मीटर ये ऊपर राइज कर गया। कौन कौन राइज कर गया, ब्लॉक प्लस बुलेट, उसी में है दोनों ने। जब ये हाइट राइज किया तब हॉरिजॉन्टल निकला, अब यहां बुलेट बाहर निकलेगा। अब मान लो इसकी स्पीड v1 है कि नहीं, तो यही v1 पूछा है, तो क्या निकलेगा, अब क्या निकालोगे, पहले लगाओगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो ये है बिफोर कोलिजन, यहां देखो ये क्या है, बिफोर कोलिजन, तो यही इसी में काइनेटिक एनर्जी है कि नहीं। अब यहां पर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो इस ब्लॉक की प्लस बुलेट की पोटेंशियल एनर्जी mgh, तो कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी इंटू एच और प्लस हाफ m v1 स्क्वायर, तो तुरंत निकल आएगा। अब निकाल के बताओ कितना आंसर बता रही हो, 120 मीटर पर टन, सही है, यही आएगा 120 मीटर पर सेकेंड। लगाइए,
नहीं लगा है? लग गया? नहीं लगा? चलिए दोनों लगाइए तो आ जाएगा। दोनों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दीजिए और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा लीजिए, दोनों लगा लीजिए। तो जब इससे टकराएगा, इम्बेडेड हो गया, उसमें इम्बेडेड हुआ जब, तो फिर कुछ वेलोसिटी से मोशन किया ना, तब इतना राइट किया। तो अब ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच। स्मॉल एम चाहे ऐड करो चाहे कितना है, बहुत कम है, कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो अब ये देखिए ये कट जाएगा, तो वी स्क्वायर कितना हो गया, ये हो गया 2gh, 2gh। v इक्वल टू क्या हो गया, √2gh। तो v कितना आया, ये हो गया 2 और g मान लो 10 है और h कितना है 10⁻⁻1 यानी 1/10, ये कैंसिल हो गया। तो v इक्वल टू √2 मीटर पर सेकंड, √2 मीटर पर सेकंड, इतनी वेलोसिटी है कि नहीं। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दीजिए, बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन क्या है, देखिए m इंटू, इसको हमने v लिखा है कहीं नहीं, u लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, और इसको v1 लिखा हूं। तो पहले ये मोशन कर रहा है, तो m इंटू यू और प्लस कैपिटल M इंटू 0, उसका तो मोशन है नहीं, इस वाला ब्लॉक रेस्ट में है, इक्वल टू, अब स्मॉल m इंटू v1 लिख लो प्लस कैपिटल M इंटू v, ये 1 है। अब लगाओ, ये कितना आया, m 10⁻⁻2 इंटू 400 प्लस ये 0 इक्वल टू 10⁻⁻2 इंटू v1 और प्लस 2 इंटू √2। अब सॉल्व कर लो, v1 निकालना है, सॉल्व करके देखिए कितना आया। अरे वो 4 हो गया, यही सॉल्व कर लो भाई। यहाँ देखो ये 10⁻⁻2 हटा तो 4 आ गया ये, और इसको इधर कर लो तो -2√2 इक्वल टू 10⁻⁻2 v1। तो v1 कितना आया, v1 इक्वल टू 4 -2√2 अपॉन 10⁻⁻2। 10⁻⁻2 ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻2 माइनस 2√2 इंटू 10⁻2। तो कितना हो जाएगा, ये 400 माइनस ये 200√2, कितना आ गया, 1.414 से मल्टीप्लाई कर लो या 41 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो गया 400 माइनस 1.4, तो 2 इंटू 1.4 2.8, तो कितना हो गया 280 अप्रोक्सीमेट। √2 की वैल्यू यहाँ देखो, √2 टोटल तो है 1.414, लेकिन हम एक डिजिट तक लेंगे तो 1.4 ही ले सकते हैं कि नहीं, नहीं तो और थोड़ा सा माइनर डिफरेंस आएगा। ऑप्शनल में डेसिमल में नहीं है ना, क्या है डेसिमल में नहीं है, तो डेसिमल पार्ट छोड़ो। तो ये केवल हम ये ले रहे हैं, देखो 2 इंटू 2 यहाँ है और √2, तो 2 इंटू 1.4 कितना हुआ 2.8 और इंटू 100 है ना, इंटू 100 तो 280 हो गया, तो कितना आया
120 मीटर पर सेकेंड। ये सब कैलकुलेशन आपको बहुत जल्दी जल्दी आना चाहिए। और √2 की वैल्यू, √3 की वैल्यू, √5 की वैल्यू, कम से कम इतना याद रखिए। एनर्जी भी कंजर्व करके लगाइए। एनर्जी कंजर्व जाना चाहिए। एनर्जी कंजर्व तो वर्क डन प्लस एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा। इसमें दरअसल हो सकता है जैसे इसमें कुछ लॉस ऑफ एनर्जी भी है जब एम्बेडिंग होती है, तो इसीलिए दोनों लगाया गया है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पहले इसको लगाया कि कितना हाइट पर जाएगा, और जब उससे निकलेगा तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तब ये रिजल्ट तुरंत आ जाएगा। अगर ये एक के लेके चलेंगे तो एक से नहीं निकलेगा ना, दोनों रिजल्ट कभी नहीं निकलेगा। वर्क डन भी निकाल लेंगे तब, या लॉस ऑफ एनर्जी उसमें होगा तब। लगा लीजिए जिस लोग ना लगाया। और निकला कि नहीं निकला? इस वाले नहीं आया, ये तो आप वाला तो आ गया। बिफोर कोलिजन एनर्जी एक से नहीं निकलेगा। कोलिजन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और प्लस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दोनों लगाएंगे तभी आएगा। उसमें एक नहीं रहता है। एक कब रहता है? जब केवल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कंसेप्ट रहेगा, तो वर्क एनर्जी थ्योरम का रिजल्ट तब लगेगा। वो है 70 लिख लीजिए क्वेश्चन भाई। ए बॉडी कैपिटल ए ऑफ मास 4m, ए बॉडी कैपिटल ए लिखा है ऑफ मास 4m, मूविंग विथ स्पीड u। ए बॉडी कैपिटल ए लिखा है, ए बॉडी कैपिटल ए ऑफ मास 4m, मूविंग विथ स्पीड u, मूविंग विथ स्पीड u, collides with another body capital B, collide with another body capital B of mass 2m, उसका आधा है, एंड कोलिजन नहीं सॉरी, मास 2m एट रेस्ट, मास 2m एट रेस्ट, द कोलिजन इज हेड ऑन एंड इलास्टिक इन नेचर, हेड ऑन एंड इलास्टिक इन नेचर। After the collision, the fraction of energy lost, the fraction of energy lost by the colliding body A is, by the colliding body A is, पहला ऑप्शन लिखिए 5/9, नंबर 2 1/9, नंबर 3 8/9, नंबर 4 4/9। अब देखिए क्या दिया है, पहले इसको ध्यान दीजिए। 2 बॉडीज है, यहां है कैपिटल ए, इसका मास है 4m, ये मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी u की, क्या दिया है u, विथ वेलोसिटी u है।
और दूसरा बी है, मास 2m है, ये रेस्ट में है, तो u1 इक्वल टू यू मान लो और u2 इक्वल टू 0 मान लो, है ना। ये 4m है और u वेलोसिटी मोशन कर रहा है, ये 2m है और रेस्ट में है, कोलिजन है हेड ऑन, यानी एक ही लाइन पर है, एक ही लाइन ऑफ एक्शन पर है दोनों। अब आफ्टर कोलिजन इनका मोशन होगा, तो इसका मान लो v1 है, ये 4m है, और इसका मान लो v2 है, ये 2m है। अब फ्रैक्शनल लॉस ऑफ एनर्जी पूछा है, या फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ऑफ ए, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ऑफ ए। तो पहले बाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से निकालेंगे v1 और v2। हमें v1 चाहिए, हमें क्या चाहिए, v1। v1 वैसे निकल आया, क्यों निकल आया, देखो हेड ऑन कोलिजन है, ये रेस्ट में है, तो v1 कितना आया भाई, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1, u1 के बाद में रख लेंगे, और u2 0 है, तो बाद वाला टर्म क्या रहेगा, बाद वाला इधर देखो बेटा, बाद वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो अब यहाँ वैल्यू रख लो ना, इजी हो जाता है तुरंत। v1 निकालो केवल, ये हो गया 4m माइनस 2m अपॉन 4m और प्लस 2m इंटू u, कितना हो गया v1, v1 इक्वल टू यहाँ 2/6 1/3m, m कट गया नहीं, हाँ m कट जाएगा, सॉरी m कट गया, आपका केवल 1/3u आ गया। अब निकाल लो f इक्वल टू कितना, kf या ki माइनस kf अपॉन ki, किसके लिए, a के लिए, यही निकालना है, तुरंत आ जाएगा, निकालो। आ गया, एट बाई नाइन, 8/, है ऑप्शन में, तो वही हो गया। अब अभी आगे किसी को ना आया और बताइए, यही रख दें, f इक्वल टू KI 1/2 4m u स्क्वायर माइनस KF 1/2 4m इंटू 1/3 u स्क्वायर, तो 1/9 स्क्वायर लिख दे रहे हैं, 1/9 u स्क्वायर अपॉन, यहाँ देखिए हाफ 4m इंटू यू स्क्वायर, तो देखो 1/2, यहाँ देखिए 1/2 1/2 1/2 4m 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 u स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, 1 - 1 अपॉन 9, कितना हो गया 8/, सीधे। अब ये हमने डायरेक्ट क्यों लिख दिया, ये देखिए
पीछे डिस्कस कर चुके हैं। अगर एक बॉडी रेस्ट में है, जो यहाँ जब टू बॉडीज हैं, लीनियर कोलिजन, वन डायमेंशनल लीनियर इलास्टिक कोलिजन है ना, हेड ऑन इलास्टिक, तो उसमें V1 होता है M1 माइनस M2 अपान M1 प्लस U1 प्लस 2M2 अपान M1 प्लस M2 इंटू U2। तो U2 तो जीरो है, हमें फर्स्ट बॉडी से मतलब है, हम सेकंड का क्यों निकालें, हमें कोई जरूरत नहीं है। और नहीं तो V2 भी निकाल सकते हैं, वैसे केवल M1 M2 U1 U2 V1 V2 इंटरचेंज कर लेते हैं अगर जरूरत होगी तब, नहीं तो क्यों अपना टाइम लॉस करेंगे। जितने की जरूरत है उतना लिखा, तुरंत आगे बढ़ गए। अब कुछ समझ में आ गया? बिल्कुल एकदम सवाल लगाइए, कॉन्सेप्ट को समझ के लगाइए, तो तुरंत आने लगेगा सब कुछ। टाइम हो गया? अभी टाइम बचा हुआ है, कितने बजे तक है? चलिए 5:40 हो गया तब तो। करो, लगाओ, लगाना लगा लेना, देखो हालांकि उससे प्रभाव बना होता है।